नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज इंडिया। नमस्कार. आपण आता बघितलं असेल मी मास्क काढलेला आहे, पण मी एकटा असल्यामुळेच फक्त मास्क काढून ठेवलेला आहे. कृपया सर्वांनी कुणाच्याही कॉन्टॅक्टमध्ये येताना किंवा घराच्या बाहेर जाताना मास्क डेफिनेटली वापरला पाहिजे. आज हम बात करेंगे आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट. आगे क्या का मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, आगे प्रशासन क्या करेगा, लोग क्या करेंगे, समाज के विभिन्न अंग क्या करेंगे, जो एक्टिविटी है उस बारे में क्या सोचेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे. ये बात को चालू करने से पहले अब तक की नागपुर में क्या हुआ, कैसा हुआ, ये थोड़ी ही 1-2-5 मिनट में आपको बता दूं कि नागपुर में पहली केस कोरोना की 11 मार्च को आई और आज जब आपके साथ बात कर रहा हूं तब तक 474 केसेस अब तक क्यूमुलेटिव नागपुर में है. इसमें से सिर्फ अभी एक्टिव केसेस जो है 118 है और डेथ अब तक 10 हुई है. कल ही यहाँ पे लगभग 44 केसेस नए आए हैं, नया एक हॉटस्पॉट बना है. हमने यहाँ पे 11 मार्च से जो केसेस आई उसे सीख लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है और यहाँ की ज़रूरत जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो गाइडलाइंस है और लोकल लेवल पे जो इनिशिएटिव लेना चाहिए ये महामारी को टैकल करने के लिए, कम से कम केसेस बढ़ने के लिए और डेथ नहीं हो, अगर हुई तो कम से कम हो, इस हिसाब से हमने कोशिशें जारी रखी एज पर द गाइडलाइंस. और यहाँ जो भी जरूरी कदम उठाने के लिए आवश्यक हो उस हिसाब से हमने कदम उठाए और काम करते गए. यहाँ का जो डोर टू डोर सर्वे लगभग 500 टीम के माध्यम से हम कर रहे थे, लेकिन उसमें सिर्फ फीवर है क्या, ड्राई कफ है क्या और उसके साथ कोई ब्रेथलेस नहीं, मतलब कोविड लाइक सिम्टम्स है क्या, ये पूछ रहे थे. लेकिन जैसे ही 5वीं केस आई तो हमने ये सोचा कि सिर्फ कोविड लाइक सिम्टम्स का डिटेल्स न लेते हुए एक नया फॉर्मेट बनाया, ट्रेनिंग दी और हमने तय किया कि इसके साथ कोमॉर्बिड पेशेंट्स पीपल जो भी रहेंगे उनका पूरा डेटा हम कलेक्ट करेंगे. तो हमने फॉर्मेट में सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, किसको हाइपरटेंशन है, कितनों डायबिटीज़ है, हार्ट की डिजीजेस किसको है, टीबी किसको है, ऐसी जो बीमारी है कोमॉर्बिड की वो भी लोगों को आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया. इनकी इन्फॉर्मेशन आती गई. तो अब तक 24 लाख से ज़्यादा डोर टू डोर सर्वे किया गया है. उसमें से 2,16,000 से ज़्यादा लोग सीनियर सिटीजन्स है, लगभग 98,000 लोगों को बीपी की बीमारी है, डायबिटिक लगभग 70,000 लोगों को है, टीबी लगभग 2,400 लोगों को. ये हमने पाया, लेकिन ये सिर्फ मालूमात लेके उसको वहीं पे हमने स्टॉप नहीं किया, उसके साथ उनके ऊपर फॉलोअप भी चालू किया और उसमें से कुछ लोगों का स्वैब लेना भी हमने चालू किया. महामारी को आप समझ ले, महामारी को कैसे समझ ले, इसमें एक कंसेप्ट होता है सुपर स्प्रेडर्स और पॉजिटिव पर्सन्स. सुपर स्प्रेडर यह है कि जो आदमी 10 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है उसको सुपर स्प्रेडर बोलते हैं. स्प्रेडर जिसको बोलते हैं जो आदमी 5 से ज़्यादा लोगों को 5 से 10 के बीच में करता है उसको स्प्रेडर बोलते हैं. और जो पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं. नागपुर में अब तक सिर्फ 6 सुपर स्प्रेडर्स आए हैं और 8 स्प्रेडर्स है. इसका मतलब यह है 6 और 8 ऐसे 14 लोगों ने अब तक 474 लोगों को पॉजिटिव किया है. इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉजिटिव आदमी सुपर स्प्रेडर या स्प्रेडर बन सकता है अगर हमने सावधानी बरती नहीं तो. आज का सिचुएशन नागपुर सिटी का यह है, हमारे जो 10 जोन है एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, उसमें से 9 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन पूरे रेड है, एक ही सिर्फ ग्रीन में है. वो भी रेड था, वो स्टार्टिंग में जो इंटरनेशनल ट्रैवलर के केसेस थे, लेकिन उनको पूरा तरह से ग्रीन हो चुका है. लेकिन बाकी 9 जोन में पूरी तरह से अभी रेड है. अब तक हमारे यहाँ कंटेनमेंट जोन 37 है, उसमें से 11 कंटेनमेंट जोन डी कंटेन किए गए हैं. चौथा लॉकडाउन कल खत्म हो रहा है. आगे की गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से आएगी, उस हिसाब से आगे चलेंगे. लेकिन क्या करना है, अभी तो इम्पोर्टेड केसेस लास्ट 8 दिन में नागपुर में जो केसेस बढ़ी है, बहुत से केसेस ये तो इम्पोर्टेड केसेस है.
जो कि नागपुर सिटी के बाहर से आए हैं, कोई पुणे से आए, कोई बॉम्बे से आए, कोई अदर सिटी से आए हैं, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। ये मूवमेंट अभी होने वाली है, वो रुकने वाली नहीं है। फिर भी ये वायरस जो है हमें इसको रोकना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, ट्रेस करना है, टेस्ट करना है और ज़्यादा लोगों को न हो इसकी कोशिश करना है और जो पॉजिटिव आए उनको क्योर करके घर पे भेजना है। सर आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी, इसलिए हमारा लाइफ क्या होगा 31 मई के बाद या जब भी पूरा लॉकडाउन खत्म होगा तब हमारा नॉर्मल लाइफ कैसा रहेगा, ये हमें सोचने वाली बात है। इसका रेडीमेड आंसर किसी के पास नहीं है, ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना वर्ल्ड के कोई लीडर के पास है, लेकिन इस पे काम चल रहा है। बहुत से आइडियाज आते हैं, स्टैगर्ड मैनर में आगे जाना है, एक साथ सब कुछ खोलना नहीं है। क्यों? एक साथ अगर खोलेंगे तो फिर से वही सुपर स्प्रेडर्स तैयार होंगे और सुपर स्प्रेडर से स्प्रेडर से 1 से 100 से 1000 ऐसे केसेस पॉजिटिव आना चालू होंगे। वो हमें रोकना है। और ये कौन रोक सकता है? हम सब मिलकर रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? डरना नहीं है, विजिलेंट रहना है, चौकन्ना रहना है। हम में से किसी को ये सिम्टम तो नहीं है, अगर सिम्टम है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरे किसी को सिम्टम तो नहीं है, अगर है तो बताए, कंट्रोल रूम में बताए, हेल्थ फैसिलिटी में बताए, सो दैट उनके पास हम पहुंच सके, उनको टेस्ट कर सके, पॉजिटिव है तो ट्रीट कर सके। क्योंकि जल्दी करना है, अर्ली करना है, लेट हुआ तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। सो जितने जल्दी आप आइडेंटिफाई खुद को करोगे या कोई पॉजिटिव या सिम्टोमेटिक पर्सन उसको आइडेंटिफाई करके हमें बोलोगे, उतना ही अच्छा सबके लिए है। तो इस हिसाब से हमें आगे आना है। लेकिन जैसे ही हम लॉकडाउन खोलने की बात करते हैं, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज है, हेल्थ और के साथ हमारा सामाजिक आर्थिक और भी चल रहा है, इसके भी हमें बाहर निकलना है। इकोनॉमी हमें चालू करनी है, सोशल एक्टिविटीज भी चालू करनी है, स्कूल भी चालू करने हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चालू करने हैं, ओपन स्पेसेस में भी जाना है, गार्डन में भी घूमना है। अगर ये करना है तो पहले तरीके से तो नहीं होगा। एक साथ 100 लोग 10 लोग गप्पे मार रहे, चल रहे, मास्क नहीं यूज कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मार रहे, ये अगर हो गया तो ये महामारी भयंकर रूप में आएगी और हम सब उसमें मारे जा सकते हैं। ये नौबत हमें किसी के पास भी ना आए, किसी से फैमिली के पास ना आए, किसी कॉलोनी में ना आए, किसी सिटी में गांव में ना आए, ये हमें देखना है। और ये सब करने के लिए हम सब मिलकर काम करना है। तो इसमें पहला पार्ट ये जो है, इसमें ये देखना है कि हम सब लोग मिलके जहां भी जाएंगे, जो भी पब्लिक प्लेसेस होंगे, या तो हॉस्पिटल हो सकता है, या तो स्कूल हो सकता है, या तो सिनेमा हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, ये प्लेसेस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन न बने, ये हमें ध्यान देना है। ये किसको ध्यान देना है? दोनों को ध्यान देना है। जो ओनर है उनको भी ध्यान देना है, जो वहां जाके यूज कर रहे हैं उनको भी ध्यान देना है। अब ओनर ध्यान कैसे दे? अगर ये मेरा कारपोरेशन का ऑफिस है, या आप कहीं आपके खुद के ऑफिस में बैठे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई ऑफिस है, लॉयर का कोई ऑफिस है, या प्राइवेट ऑफिस है, कोई सब्जी मंडी है, इनके जो ओनर है, ये प्लेसेस को कंटिन्यूअसली सैनिटाइज करना पड़ेगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करके बार बार उसको यूज करने के पहले सैनिटाइज करो, यूज होने के बाद सैनिटाइज करो। ये कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। होटल है, समझो रेस्टोरेंट है, पहले जैसे एक टेबल पे 10 आदमी या 4 आदमी नहीं बैठ पाएंगे। अभी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का उसका एक टेबल, एक या बड़ा टेबल है तो 2 आदमी बैठ पाएंगे। वो सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करना पड़ेगा। वो टेबल खाना चालू होने के पहले कोई नया ग्राहक आता है तो उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। खाना खत्म होते ही सैनिटाइज करना पड़ेगा। जो बर्तन यूज किए गए वो भी सैनिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने यूज किया है, अगर मैं पॉजिटिव हूं तो पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरे को उसका इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए वो दूसरे को यूज करते टाइम, दूसरे टाइम यूज करते उसके पहले उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। हॉस्पिटल है, हम जब जाते हैं वहां बैठते हैं, हमें पता नहीं है हम पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हॉस्पिटल का ये काम है, जब भी वहां एक चेयर किसी ने यूज की है, दूसरा आदमी उसके चेयर यूज करने के पहले उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। जो एक मशीनरी है जहां से ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन थिएटर है, उस टाइम यूज करते समय डॉक्टर ने ये सावधानी, हॉस्पिटल ने सावधानी पूरी तरह से बरतनी है कि वो सेकंड टाइम यूज होने से पहले उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए, सो दैट अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसका इन्फेक्शन दूसरे किसी को ना हो, ना आपके स्टाफ को हो, ना खुद को हो, ना दूसरे पेशेंट को हो। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम चालू हो गया है, उसका जो ज्यादा लोग जाते हैं वो कैसे कम हो सकते? 50% कर सकते हैं, 25% कर सकते हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, शिफ्ट में कर सकते हैं। ये सब सोचना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स हमें यूज करने पड़ेंगे। इसीलिए जो पब्लिक प्लेसेस है, जो
सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं पब्लिक से, वो रिडक्शन ऑफ सोर्स एट प्लेसेस में वहां ये सब सावधानी बरते। ये जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का वो यूज करे और कोई भी पब्लिक प्लेस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन न हो, ये पूरी तरह से जिम्मेदारी वो ओनर की है, ये हमें देखना है। इसके साथ आगे क्या करना पड़ेगा? केसेस तो आज 2 दिन में बंद होने वाले नहीं है, कुछ महीने तो चलेगी, लेकिन कम से कम हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और जो होगी उसका क्या किया जाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो सारी केसेस होंगी, सारी का मतलब ये है कि जो भी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जिसको रेस्पिरेशन में इलनेस आता है, डिफिकल्टी आती है ब्रीदिंग में, आयला इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फ्लुएंजा, जैसे कि आपको फीवर आता है, कफ, ड्राई कफ है, ये जो इलनेस है, ये सब केसेस कौन से भी इंस्टीट्यूट में आए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फिजिशियन हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, पीएचसी हो, क्लिनिक हो, ये सब जैसे ही केसेस रिपोर्ट होगी, उनको जो हमारा कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, हेल्थ प्रोटोकॉल, उसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा। ये जो भी इंस्टीट्यूट है, ऐसे लोगों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वाब लेने पड़ेंगे, उनकी टेस्टिंग करना पड़ेगी, और जो टेस्ट पॉजिटिव ऐसे उनको ट्रीट करना पड़ेगा। सिर्फ वो कोविड हॉस्पिटल नहीं है इसलिए हम ट्रीट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। गाइडलाइंस क्लियर है। आपको कोई डाउट आता है, वो ट्रायल एरिया में उनको उनका स्वैब करो, और आपको उनको कोई इंटेंसिव उनको ट्रीट करना है, ऑपरेट करना है, तो आप फुल पीपी यूज करके ऑपरेशन थिएटर में जाके उनका जो भी है वो कर सकते हो। स्वैब जैसे उसका रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से उनको ट्रीट किया जाएगा। तो ये सारी वाले केसेस है, आईएलआई केसेस है, निमोनिया के केसेस है, ब्रेथलेसनेस के केसेस है, इनको ट्रीटमेंट करते समय कि मोस्टली ये कोविड-19 केसेस हो सकते हैं, इस तरह से हमें इनको देखना है। अब सवाल ये भी आता है, बहुत से लोगों ने पूछा, पर्टिकुलरली डॉक्टर कम्युनिटी ने ये पूछा कि हम अगर हॉस्पिटल में है तो फुल पीपी यूज करने की जरूरत है क्या? इसमें गाइडलाइन बहुत क्लियर है, आईसीएमआर ने गाइडलाइन दी है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी गाइडलाइन दी है। फुल पीपी आपको ऑपरेशन इन्वेजिव सर्जरी जब करनी होती है तब के लिए जरूरत है। आपके जो थिएटर रहेगा, ऑपरेशन थिएटर, उसके लिए जरूरत है। नॉर्मल आप ट्रीट कर रहे हो तो आप मास्क यूज करिए, फेस शील्ड यूज कीजिए, ग्लोव यूज कीजिए, मतलब आपका बॉडी का कौन सा भी पार्ट एक्सपोज नहीं हो, ये देखना है। ये गाइडलाइन आपको पूरी तरह से पता है, वो यूज कीजिए। और आप जो पेशेंट आते हैं उनको भी बताइए, एक तरह से आई से उनकी भी हो जाएगी, आप खुद भी प्रोटेक्ट रहोगे, सब प्रोटेक्ट रहेंगे। तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन ने हमें देखना है। ये करते समय टेस्टिंग करना, ट्रैकिंग करना और उसके साथ अच्छी तरह से उनका फॉलोअप करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। नागपुर का एग्जाम्पल दिया जाए, जब हमारा 11 मार्च को पहला टेस्ट आया था तब एक ही लैब थी आईजीजीएमसी में। अब तक हमारे पास लगभग 13 से 14 लैब्स है। उस टाइम कैपेसिटी हमारी सिर्फ 100 के लगभग थी, आज 1500 के लगभग नागपुर में कैपेसिटी पर डे टेस्टिंग की है। तो नागपुर रीजन में डिविजनल कमिश्नर के लीडरशिप में, पालक मंत्री के लीडरशिप में, यहाँ पे हमने लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग किया है। नागपुर कारपोरेशन की ही 500 से ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ को हमने ट्रेन किया है। ये किस लिए? ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई बहुत लंबी है। जो भी सिचुएशन आएगी उसके लिए हम तैयार हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल्स और कोविड हेल्थ सेंटर्स और उसके साथ कोविड केयर सेंटर्स भी हमें बनाने पड़ेंगे। तो जो टाइम हमने यूज किया है 11 मार्च से अब तक, नागपुर महानगर पालिका में हमने 5 हॉस्पिटल ऐसे बनाने हैं जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थे, कुछ वो पीएचसीज थे, उनको हमने अभी कोविड हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट करने की तैयारी पूरी तरह से कर दी। 450 बेड्स ऑक्सीजन बेडेड, उसमें से 400 बेड है ऑक्सीजनेटेड बेड है, 50 बेड है आईसीयू बेड रहेंगे। नेक्स्ट 10-15 दिन में ये पूरे तरह से तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कारपोरेशन की खुद की 5 हॉस्पिटल ऐसे होंगे जहां पे लगभग 450 बेड्स कोविड हेल्थ सेंटर बोल के काम करेंगे। मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि इसकी जरूरत यूज करने के लिए नहीं पड़ेगी, लेकिन जब पड़ेगी तो हम यूज करेंगे। लेकिन ये सब जो 450 बेड्स है ये परमानेंटली नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। नेक्स्ट 10-15 दिन में उसका यूज होना चालू हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्लास एक्टिविटीज यहाँ चालू हो जाएंगी। अगर केसेस बढ़े ही तो कोविड केयर सेंटर की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने यहाँ पे 5000 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार करके रखा है। 500 बेड वहाँ पे बैठे हुए हैं, जब भी जरूरत पड़े
5000 बेड तक 24 घंटे में उसको बढ़ा सकते हैं। इतनी तैयारी हमने अच्छी तरह से कर लिया है। अब ये करते समय जो हॉस्पिटल्स है, पब्लिक हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो या पब्लिक हेल्थ सेंटर हो, यहां पे इन्फेक्शन कंट्रोल टीम एक्टिवेट करनी पड़ेगी। कॉर्पोरेशन ने की है, बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल ने की है। मेरी अपील है, जहां भी अभी तक नहीं है, आपके यहां कोविड पेशेंट आएगा नहीं आएगा ये देखना नहीं है। ये देखना है कि आपके यहां सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना सिर्फ कोविड का, लेकिन कौन सा भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपकी इंस्टीट्यूशन न हो। इसलिए आपके यहाँ पे सेंट्रल, हर एक हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन में सेंट्रल इन्फेक्शन टीम जिसको बोलते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, वो कार्यान्वित हो, वो देखे, उसे एसओपी जो है तैयार रखे, उस पर एक्टिवेट की जाए, सो दैट आपके इंस्टीट्यूशन, आपका स्पेस ये इन्फेक्शन से बचे। आप खुद, आपके इंस्टीट्यूशन और आपके इंस्टीट्यूशन आने वाले लोग इसे इन्फेक्शन न हो, ये हमें देखना है। ये सब करते हुए भी जैसा मैंने बताया कि जो हमारी गाइडलाइंस है कोविड-19 के बारे में, उसका पालन होना बहुत जरूरी है। ये पालन कौन करेगा? तो पहले तो हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, इसमें ऐसा हो जा रहा है कि जो रूल्स है वो नहीं कंप्लाई नहीं हो रहे हैं। सो मेरा हेल्थ कम्युनिटी से, आईएमए से, सब फिजिशियंस है, डॉक्टर्स है, क्लिनिशियंस है, सब पैथी के लोगों से एक अनुरोध है, अपील है, प्लीज गाइडलाइन जो है पढ़िए। हेल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आईसीएमआर, गाइडलाइंस बहुत क्लियर कट है। प्लीज वो पढ़िए, वो इंप्लीमेंट कीजिए। आप किसी भी पेशेंट को कौन से भी हॉस्पिटल में आप स्वाब का रिजल्ट नहीं है इसलिए मैं एडमिट नहीं करूंगा, ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, ये एब्सोल्युटली इलीगल है। ऐसा करना मना है। इसलिए सब हॉस्पिटल, सब फिजिशियन को ये चेतावनी भी है और अनुरोध भी है कि ये गलत तरीके मत अपनाइए। नहीं तो जो एपिडेमिक एक्ट है, जो बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस है, ये सब के खिलाफ, सबकी तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो करने पे प्रशासन को मजबूर मत कीजिए। दूसरी एक बात बहुत अहम है, वो बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2 डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं। इसमें से एक डिसीजन ऐसा है कि 100% पॉपुलेशन महात्मा ज्योतिबा फुले जो आरोग्यदायी योजना है उसमें लाए हैं। लगभग 1000 सर्जरी उसमें कवर्ड है। तो महाराष्ट्र में कौन सा भी, एवरी पर्सन इज कवर्ड इन दैट। तो पैसा नहीं है इसलिए आपका कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता है। कौन से भी हॉस्पिटल, आप जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में, हर एक सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में है, महात्मा ज्योतिबा फुले में, उनके पास जाए, वहाँ ट्रीटमेंट आपके जो 986 और ट्रीटमेंट है सर्जरी से वहाँ हो सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। उसका आपका इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो बात है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट सर्जरी उसके रेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फिक्स किए हैं। तो ये जो फिक्स किए रेट है, वो रेट से ज्यादा कोई भी प्राइवेट फिजिशियन, हॉस्पिटल ज्यादा चार्ज नहीं लगा सकता। और इसके लिए कुछ अपनी कंप्लेन है, कोई ऐसा लगा रहा है, तो लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीएचओ को या कॉर्पोरेशन एरिया में म्यूनिसिपल कमिश्नर या वहाँ के एमओएच को कॉल करके बता दे इसे ज़्यादा रेट लगा रहे हैं या ट्रीटमेंट महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर नहीं कर रहे, तो वो हॉस्पिटल के खिलाफ इमीडिएटली स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जा सकती है। उनका हॉस्पिटल बंद किया जा सकता है। एपिडेमिक एक्ट की तरह उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सब ध्यान में सब नागरिकन में रखना है और उसके साथ सब हॉस्पिटल्स, फिजिशियंस, इनने में ध्यान में रखना है। इस साथ में भी एक और तरीका है जो इसको हम बोलते हैं टेस्ट, ट्रीट और टॉक। जितने ज्यादा सिम्टोमेटिक पेशेंट हो उनको टेस्ट करना है, उनको ट्रैक करना है और उनके साथ इंटरेक्शन करना है, आईसी बढ़ाना है। इसलिए टेस्ट, ट्रीट और टॉक सबके साथ, पॉजिटिव हो भी उनके साथ हेल्थ कम्युनिटी बात करेगी, नेगेटिव हो उनके साथ भी करेगी, जो घर वापस आ रहे हैं उनके साथ भी बात करेगी। तो अवेयरनेस क्रिएशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस हिसाब से हम काम करेंगे तो ही हम आगे जा पाएंगे। आगे देखेंगे, अगर जैसे पब्लिक प्लेसेस में जाते हो, ट्रांसपोर्ट हो, डिस्टेंस रखना है। ऑटो में जा रहे हो तो ऑटो आपके ड्राइवर इसमें सील्ड रखो। अभी 3-3, 5-5 लोग बैठते हैं, नहीं है, एक ही बिठाओ। टैक्सी है, 4 व्हीलर है, नॉट मोर देन 2। क्यों? रीजन यही है, इन्फेक्शन नहीं बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब चालू होगा वही यूज करना है। लेकिन संसार की पूरी सिटी जो है वॉकेबिलिटी की तरफ ज्यादा से ज्यादा चलना,
घर के पास ऑफिस, ऑफिस के पास घर, साइकिलिंग ये बढ़ावा देना है, वॉकिंग ये बढ़ावा देना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसको बढ़ावा देना है। क्यों? इससे पोल्यूशन भी कम हो, आपका खर्चा भी कम हो, और उसके साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग इसका भी पालन हो। इस तरह से हमें जाना पड़ेगा। स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ये कैसे चलाई जाएंगी? 50% पे चलाई जाएगी, ऑनलाइन पे चलाई जाएगी, इस पर अभी विचार चल रहा है। एजुकेशन को हम बंद नहीं कर सकते, शायद इंस्टीट्यूशन फिजिकली बंद रह सकते हैं, लेकिन एजुकेशन तो चालू रखना पड़ेगा। ऑफिस चल सकते हैं, शायद ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये तौर तरीके आगे आ रहे हैं, उसके हमें सोचना पड़ेगा। आज डेफिनेटिव आंसर कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे बिहेवियर के बारे में चेंजेस लाना, इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन की राह देखना जरूरत नहीं। मैंने जो अभी बताया उस तरह से अगर आगे जाए तो डेफिनेटली हमें काम कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, प्राइवेट ऑफिसेस हो, यहाँ 24 आवर सैनिटेशन होना चाहिए। एंट्री करते समय वो पूरा एरिया सैनिटाइज होना चाहिए, एग्जिट होने के बाद भी सैनिटाइज होना चाहिए, हेल्थ चेकअप भी होना चाहिए जगह जगह पे। हैंड सैनिटाइजर्स हो, सोप वॉशिंग की, हैंड सैनिटाइजर की जगह एक्चुअली सोप, जहाँ भी एंट्री हो वहाँ सोप जाना चाहिए, उससे होना चाहिए। और इसके साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन मेजर्स, स्टेरिलाइजेशन ऑफ बॉक्सेस हो, रैपिंग हो, फैक्ट्री की प्रीमाइसेस हो, आइसोलेशन हो, ये सब डिलीवरेबल गुड्स हो, ये सब सैनिटाइज करके ही हमें यूज़ करना है। जाते समय ये भी बताऊंगा मैं, हमें एक स्पेशल केयर लेनी है। ये टाइम ऐसा है कि जो सीनियर सिटीजन्स है वो पहली प्रायोरिटी है, वो घर के बाहर आना नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल यहाँ हेल्थ इमरजेंसी या दूसरी कुछ इमरजेंसी है तब तक। हाई रिस्क पीपल जो कोमॉर्बिड है, जिनको टीबी है, जिनको कैंसर है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इनकी हमें ज़्यादा ख्याल रखना है। जो डिजीज है उनकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखनी है। सिम्टम्स है तो डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाइए। प्रेग्नेंट लेडीज है, एजेंसीज है, उनका ज़्यादा हमें ख्याल रखना है, उनकी टेस्टिंग करना है, उनका वैक्सीनेशन करना है। बच्चे हैं, वैक्सीनेशन करना है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना है। ये सो जो फोकस पॉइंट है हेल्थ के हिसाब से हमारे फैमिली में, इन सब पे हमें ध्यान देना है, उस हिसाब से हमें काम करना है। विशेष करून कंजेस्टेड एरिया, जहाँ भी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना भी हमारा हाउस होल्ड्स है वो सबको एक ही हाउस मान के, अगर किसी को इन्फेक्शन होना है तो सब ने आइसोलेट होकर टेस्टिंग करवा लेना चाहिए। जाते समय ये बता दूँ, अगर वहाँ कोई किसी एरिया में पॉजिटिव पेशेंट है तो लोकलाइज रखना है, नहीं है तो होने नहीं देना है। लोकल और फोकल रखना है, वो एरिया आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन करना है, कंटेन करना है, जिसकी वजह से स्प्रेड ना हो। 28 दिन तक वो कंटेन रहेगा, लेकिन अगले 28 साल 100 साल आप जियोगे। 28 दिन अगर नहीं रहोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इन्फेक्शन बढ़े, आपकी वजह से लोगों को 100 लोगों को, 100 का 500 को हो, 500 का हजारों में हो, और ये स्प्रेड बढ़ता ही जाएगा। हमें अच्छा ही गुड थिंग्स बांटना है, स्प्रेड करना है, बुराई नहीं। वायरस को स्प्रेड नहीं करना है, वायरस को रोकना है, और इस रोकने का तरीका एक ही है, खुद सावधान रहो, सावधानी बरतो, विजिलेंट रहो, इन्फेक्शन मत फैलाओ, गुड विशेष, गुड एक्शंस, गुड थॉट्स फैलाओ। अगर हम ये कर पाए तो मुझे लगता है ये न्यू नॉर्मल हमारे लाइफ में आएगा, नए तरीके आएंगे। आपको अगर पता है जब प्लेग हुआ तो प्लेग के बाद सब लाइफ चेंज हुआ था, वैसा ही कोरोना के बाद लाइफ चेंज होने वाला है। उसके लिए हम खुद थॉट प्रोसेस चेंज करें, हमारे एक्शन चेंज करें, हमारे बिहेवियर चेंज करें, और इसको एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम देखें और आगे बढ़ते जाए। हेल्दी लाइफ लिविंग करो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो। जय हिंद। ऐसे ही हर एक सच बताते रहेंगे, हर एक खबर दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए पब्लिक न्यूज इंडिया।